म्यूचुअल फंड क्या है? मैं एक खोखा यहाँ पे रखता हूँ, आप सब लोग मुझे पैसा दो, उस पैसे से मैं इस खोखे के अंदर शेयर बॉन्ड वगैरह रखूंगा, बराबर। तो अब क्या होगा, ये सभी शेयर बॉन्ड्स के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो दिन के अंत में जब नेट निकाला तो हम ये बोलेंगे कि इस पोर्टफोलियो का इतना करोड़ नेट एसेट वैल्यू या फिर NAV है, और मैं इसको मैनेज करता हूँ। आप समझते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ। टेक्निकली इट इज कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, AMC, बराबर। खोखा है, शेयर रखे हैं, बराबर। आपने जो मुझको पैसे दिए उसके अनुपात में मैं आपको दूंगा यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट। आपके पास जितने यूनिट ज्यादा रहेंगे तो फिर जब ये शेयर बॉन्ड वाले मेरे को डिविडेंड इंटरेस्ट देंगे उसमें से मैं पैसा थोड़ा अपना कमीशन काटूंगा और बाकी का पैसा आपको दूंगा। जिसके पास यूनिट ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, समझे आप। और ये गेम हमेशा चलती है तो टाइम लिमिट बोल के रखते हैं कि ये खोखा मैं इतने सालों तक मैनेज करूंगा, उसके बाद ये यूनिट आप देना और मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर भी उस समय से पहले अगर आप आ गए कि नहीं ये मेरा यूनिट लो और मुझे गेम से निकलना है, तो मैं जो जैसा फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा आपसे काट लेते हैं पैसा, बराबर, उसी प्रकार यहाँ एग्जिट लोड बोल के कुछ पैसा आपसे कम दिया जाएगा। तो ये नेट एसेट वैल्यू क्या है, एग्जिट वैल्यू क्या है। म्यूचुअल फंड के टाइप्स ये तो डिपेंड करते हैं। एक तो हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि इस खोखे के अंदर आपने क्या रखा है उसके हिसाब से मैं म्यूचुअल फंड के प्रकार बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल, केवल शेयर ही मैं रखता हूं तो मैं बोलूंगा इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड है। केवल बॉन्ड ही रखता हूं तो बोलूंगा डेब्ट टाइप का है। अगर केवल मैं गिल्ट एज सिक्योरिटी वाला चलाऊं, बराबर, तो उसको बोलूंगा गिल्ट एज फंड। अब आप सोच के बोलो, गिल्ट एज फंड के म्यूचुअल फंड ऐसा मैं बना रहा हूं तो आपको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप सोचो कि गिल्ट एज है मतलब रिटर्न काफी लो रहेगा और उसके अंदर भी मैं अपना कमीशन काटूं तो आपके हाथ में क्या आएगा, बराबर। खैर, इस प्रकार से कोई ऐसी रहती है कि हम केवल रियल एस्टेट कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, हम केवल IT कंपनी के शेयर में, तो उस प्रकार से पोर्टफोलियो के हिसाब से आप क्लासिफाई कर सकते हो। सेकंड थिंग कि इनकम और रिस्क के मुताबिक, फॉर एग्जांपल मैं अपना म्यूचुअल फंड चला रहा हूँ, आपको मैं ये बोलूं ये मेरा ग्रोथ फंड है। और ग्रोथ फंड इसलिए कि पोर्टफोलियो के अंदर मैंने रेशियो ऐसा बनाया है कि 80% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्विटीज एंड 20% इज डेब्ट। अब आप समझो, इक्विटीज में है ज्यादातर पैसा निवेश किया, बराबर, तो अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करे बड़ा डिविडेंड मिलेगा और आपको बढ़िया सा रिटर्न दिखेगा, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ ग्रोथ फंड। कोई ये बोलेंगे कि मेरा म्यूचुअल फंड इज अ बैलेंस फंड, मतलब 50 डेब्ट में रखा है, 50 इक्विटीज में रखा है। कोई ये बोलेगा कि मेरा केवल इनकम फंड है, मतलब मैं इक्विटीज में कम रोक कर रखा है पैसा, बाकी सारा डेब्ट में है। डेब्ट मतलब बॉन्ड वगैरह खरीदा, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आपके हैं तो रिटर्न सिलेक्टेड ही रहेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। अब हम समझे ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड चीज क्या है। सरकार को करना है डिसइन्वेस्टमेंट, ताकि मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है तो कुछ शेयर अपने बाजार में बेच दे और पैसा जल्दी से आ जाए। तो मान लो सरकार ONGC, कोल इंडिया, गेल ऐसी 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके कुल मिला के 3000 करोड़ रुपए के शेयर लिए और एक खोखे में भर दिए। और इस जो खोखा है मतलब कि पोर्टफोलियो, उसको मैनेज करने के लिए एक रख दिया आदमी गोल्डमैन सैश, ये जो अपनी फर्म है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये बन गया गोल्डमैन सैश मैनेजर इस पोर्टफोलियो का। अब इसके अनुपात में ये गोल्डमैन सैश ने क्या किया, नए नए यूनिट्स निकाले जिसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, 10-10 रुपए का एक। आपको मर्जी है आप खरीदो, खरीद के अपने पास संभाल के रखोगे, तो जब ये सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये जब प्रॉफिट करेंगी तो स्वाभाविक इस खोखे के अंदर आएगा डिविडेंड, और उसके अंदर ये गोल्डमैन सैश वाला अपना कमीशन काट के आपको जितना आपके पास यूनिट है उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। फर्स्ट थिंग। अब ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इसमें मजा नहीं आ रहा है, मुझे तुरंत पैसा निकालना है, आगे चल के आप किसी और व्यक्ति को ये बेच दो, जो हम समझते हैं सेकेंडरी मार्केट, तो वहां पे अगर आप बेच के तो वो भी पॉसिबल है, BSE NSE या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप उसको बेच सकते हो। देयरफॉर ऐसा तो ये अपने को लगता है कि ये म्यूचुअल फंड जैसा है, बट इट इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वाई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? क्योंकि आपको ये जो यूनिट मिले आप किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके आगे बेच सकते हो, समझे। तो फर्क क्या है ETF और म्यूचुअल फंड में, क्या फर्क है? फर्स्ट थिंग, म्यूचुअल फंड में तो जो पैसा दिया उस हिसाब से आपको देते हैं। यहाँ पे गोल्डमैन सैश ने ऑफर दिया था, अगर आप 15 ETF बुक कराओगे तो मैं आपको एक फ्री दूंगा, प्रोवाइडेड कि आप इतने लाख या इतने करोड़ के मुझसे खरीद के जाओ। ऐसा एक पे दो फ्री ऐसा कोई म्यूचुअल फंड में नहीं चलाते। फर्स्ट थिंग। सेकंड, रिडीम जब होता है, रिडीम मतलब आपने म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदा और आपको मजा नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, वो यूनिट मेरे को वापस दो, मैं आपको कैश दूंगा, एग्जिट लोड जितना लागू पड़ेगा वो काट दूंगा, बराबर।
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, गोल्डमैन सैक्स के पास जाओ, अपना यूनिट उसको दो, तो उसके बदले वो आपको कैश नहीं देगा, वो आपको कुछ शेयर्स देगा। शेयर वो आप जाके ये ओएनजीसी, कोल इंडिया वगैरह के, और वो जाके आप किसी और को बेचो तो आपका पैसा रिकवर होगा। तो इस हिसाब से ये रिडीम कैसे होता है, उस हिसाब से ईटीएफ एंड एमएफ विल डिफर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कोई एग्जिट लोड जैसी चीज नहीं, आपको मजा नहीं आया तो आप निकल जाओ, कोई हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कमीशन भी कम रहता है। और याद ये रखिएगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अमेरिका में सबसे पहले जारी हुए थे इन द अर्ली 90s, भारत के अंदर भी 2002 में एक बार किए गए, और ये गोल्डमैन सैक्स वाला अभी जो चल रहा था 2013-14 बाद। और नरेंद्र मोदी ऐसा चाहते हैं कि मार्च 2015 में एक बार और लॉन्च करते हैं 5000 करोड़ का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ताकि इस हिसाब से क्या वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डिसइन्वेस्टमेंट में हमको मदद मिले। तो अगर एमसीक्यू में कुछ ऐसा पूछा जाए कि ये गोल्डमैन सैक्स वाला इट इज द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन इंडिया, तो वो स्टेटमेंट गलत है। क्यों? 2002 में पहले भी किया ही गया था। म्यूचुअल फंड देखा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देखा, हेज फंड क्या चीज है? हेज फंड के अंदर भी गेम तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आर्नोल्ड, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो, ये सारे करोड़ों डॉलर्स किसी एक व्यक्ति को दे दें, ये पकड़ो और इसके अंदर से आप मुझे बहुत सारा पैसा बना के दो। तो यहाँ पे हेज फंड में ये करेगा, हेज फंड मैनेजर सारे रिस्की सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग टेक्निक्स वगैरह बनाएगा, ताकि ये जो ढेर सारा पैसा है उसके अनुपात से इनको ज्यादा रिटर्न दिया जा सके। आप ऑर्डिनरी म्यूचुअल फंड में जाए 12-15%, यहाँ पे वो बोलेगा कि शेयर मार्केट चाहे कितना ऊपर नीचे जाए मैं आपको 18% या इतना बना के दूंगा। तो इस प्रकार का हाई वैल्यू हाई रिस्क की गेम खेलने वाले ये जो फंड है इनको हम बोलते हैं हेज फंड्स। एक प्रकार से ये इट इज अ प्राइवेट म्यूचुअल फंड फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये ढेर सारा पैसा देते हैं और फिर काम कुछ होता है। हेज फंड हमने देखा, इट इज अ प्राइवेट म्यूचुअल फंड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सेबी ने ऐसा बोला है कि हेज फंड भारत में खोल सकते हो, आप खोल सकते हो, लेकिन जो आप स्कीम चलाओ तो उसके अंदर एक एक आदमी से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता हो तो ही, मतलब मेरे आपके जैसे लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं और आप जा सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में, जहां पे एक यूनिट आपको मिल जाएगा केवल 100 रुपए में। क्या भारत के अंदर कोई हेज फंड है क्या? हाँ, कार्वी कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, इन सब लोग अपने पैरेलल कुछ हेज फंड्स चला रहे हैं, लेकिन सबके अंदर रिक्वायरमेंट रहती है कि कम से कम 1 करोड़ दे के जाओ तो देखेंगे। सेबी के रेगुलेशन हेज फंड के ऊपर म्यूचुअल फंड जितने स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। टेक्निकली इनको बोलते हैं, ये हेज फंड का मतलब रहता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी नंबर 3। हमने जो देखा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का ये गेम चलता है। और सेबी के रेगुलेशन रिलैक्स कैसे है हम समझे। मान लीजिए ये टॉम क्रूज हेज फंड मैनेजर है, आपसे उसने जमा करके 100 करोड़ का पूल बनाया, बराबर। अब उसके अंदर से उसने क्या करना चाहिए, कहीं से शेयर बॉन्ड खरीद के लाए, तो वो अगर चाहे तो 200 करोड़ के भी ला सकता है, ये बोल के कि मेरे फंड में तो इतने ही हैं, लेकिन ये सेटलमेंट कर देना होगा केवल 2 दिनों में, T+2 में। मतलब 100 करोड़ आज आपसे लिए, 200 करोड़ के किसी को बोल के आएंगे मुझे इतने शेयर खरीदने हैं, लेकिन वो 2 दिनों के अंदर या कोई तीसरी पार्टी पकड़ ले, यहाँ से जोड़ जाल में पैसा ला जाएगी, वो सब कर सकता है। सेबी रेगुलेशंस आर नॉट स्ट्रिक्ट। अब आगे बढ़े, ये पार्टिसिपेटरी नोट क्या है। वापस हम ये हेज फंड मैनेजर को याद करें। हेज फंड मैनेजर स्वाभाविक है उसको बड़ा रिटर्न इन सबको देना है। बड़ा रिटर्न देना है तो फिर वो क्या करेगा, अमेरिकन शेयर मार्केट में तो एक लिमिट आ गई है, वो मंदी चल रही है तो मजा नहीं है। वो क्या करेगा, आगे भारत के अंदर कोई रिस्की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर ले, थोड़ा शेयर बॉन्ड खरीद लिया, थोड़े समय यहाँ रहा, फिर अगर उसको कोई बोल दे कि मुझे चाइना के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आप वहां पे जाओ, वो वहां पे चला गया। तो अगर वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII बन के आने की कोशिश करे तो समस्या है। एक तो हर एक देश में ऑफिस खोलना पड़ेगा, वहां पान कार्ड डीमेट अकाउंट खुलवाया, स्टाफ सैलरी वगैरह, उसे ये करना नहीं है। वो तो 1 घंटे यहाँ पे रहा, कल कहीं और चल जाना है। तो ऐसे केस में ये हेज फंड मैनेजर्स क्या करेंगे, सीधा ये परचेज नहीं करेंगे, कोई मिडल मैन लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉम क्रूज चाहता है कि मैं किंगफिशर और सत्यम के कुछ शेयर बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुद से ये खरीदना नहीं है। वो भारत के अंदर रजिस्टर हुई कोई FII सिलेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल HSBC, और इनको ये पैसा दे देता है टॉम क्रूज की ये इतने डॉलर पकड़ो, इस हिसाब से इतने रुपए बनेंगे और ये वाली कंपनी के इतने इतने शेयर मुझे बुक करवा के दो। HSBC ये शेयर खरीदेगा अपने पान कार्ड और डीमेट अकाउंट के अंदर। तो मतलब ये जो HSBC का पोर्टफोलियो है, खोखा है, उसके अंदर ये शेयर रहेंगे। टॉम क्रूज को तो केवल एक रसीद दी जाएगी कि ये तारीख को इतने शेयर थे और ये भाव में हमने आपसे खरीदे, ये भाव में आपके लिए खरीदे।
तो ये जो इसको रसीद मिली उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। टेक्निकली इसको बोलते हैं ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ऑफशोर इसलिए कि देश के बाहर का व्यक्ति यहाँ पे ये कुछ खरीद रहा है। डेरिवेटिव इसलिए इस शेयर की क्या कीमत होगी वो तो हम बोल सकते हैं कि फेस वैल्यू यहाँ पे इतना लिखा है, लेकिन इस पार्टिसिपेटरी नोट की क्या वैल्यू होगी वो तो डिपेंड करती है कि इस शेयर और बॉन्ड वगैरह की क्या कीमत चल रही है। मतलब दिस पार्टिसिपेटरी नोट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम दिस सिक्योरिटीज इन, बराबर। तो इतना उसको बोलते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। पी नोट्स और इसका क्रिटिसिज्म, ये तो आप समझ लो कि हर 2 महीने एक बार हिंदू कुछ बोलेगा ही, तो इस कारण से समझना पड़ता है कि क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। फर्स्ट थिंग कि कैपिटल गेन्स टैक्स को इवेट किया जा रहा है, समझते हैं। भारतीय निवेशक कोई शेयर बॉन्ड म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करे, लंबे समय तक करे और उसे बेचे तो उसे जो प्रॉफिट होता है उस पर ऊपर लागू पड़ेगा कैपिटल गेन्स टैक्स या फिर सीजीटी। इस केस में क्या हो रहा है, टॉम क्रूज खुद तो आके कुछ करता नहीं, पान कार्ड वगैरह लिया नहीं, एचएसबीसी को बोला कि मेरे लिए आप खरीद के रखो, तो ये सारे शेयर बॉन्ड कहाँ पे पड़े हैं, एफआईआई जो भी है एचएसबीसी वगैरह उसके पोर्टफोलियो में पड़े हैं। उसके अनुपात में टॉम क्रूज को तो केवल एक पार्टिसिपेटरी नोट दिया गया, बराबर। अब टॉम क्रूज चाहे तो अपने पास ही रखे, तो जब भी ये डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेंगे तो इसके हाथ में आ जाएगा घूमते घूमते। या फिर ये कर सकता है कि टॉम क्रूज किसी और व्यक्ति को, किसी और फॉरेनर को यही पार्टिसिपेटरी नोट बेच दे ज्यादा कीमत पर। ज्यादा कीमत पर कब बेचेगा, जब ये लग रहा हो कि यहाँ पे इनके शेयर के प्राइस और बढ़ने वाले हैं। तो उस केस में टॉम क्रूज को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, बराबर। प्रॉफिट हुआ तो क्या उसको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना चाहिए भारत में? वेल टेक्निकली उसको भरना चाहिए, क्योंकि जो मुनाफा किस पे कर रहा है वो इंडियन सिक्योरिटी और कैपिटल एसेट पे कर रहा है। लेकिन ऐसा उसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि टॉम क्रूज ने तो ये खरीदा नहीं, ये शेयर इस पोर्टफोलियो की ये खोखे से तो मूव कर नहीं रहे। तो अगर शेयर मूव नहीं कर रहा है तो आप साबित कैसे करोगे कि भाई इसको इतना मुनाफा हो रहा है। इस कारण से ये जो है पार्टिसिपेटरी नोट वाले मुनाफा बहुत कमाते हैं, बट दे डू नॉट पे कैपिटल गेन्स टैक्स, और सरकार को ये जो नुकसान होता है। सेकंड थिंग कि इस प्रकार से सेबी ने बोला है कि मार्च 2014 तक भारतीय बाजार में एफआईआई ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए, और उसके 13% कैसे थे, उनके खुद के पैसे नहीं थे, ऐसे पी नोट वालों को ये घुमा के कर रहे थे वो। ये एक प्रकार से हॉट मनी है। हॉट मनी कैसे, टॉम क्रूज को आज अगर टिप मिली कि भाई भारत के शेयर मार्केट में 12% मिलेगा, आप निवेश करो, कल उसको टिप मिली कि चाइना में 12.1% मिलेगा, 0.1 का ही फर्क है। लेकिन अगर आप $1 बिलियन इन्वेस्ट कर लो तो 0.1 में कितना बड़ा मुनाफा होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो पी नोट वाले हैं अचानक से आके बहुत खरीदारी करवाते हैं, तो शेयर मार्केट ऊपर चलता है, और अचानक से वो निकल जाते हैं तो शेयर मार्केट वापस नीचे आ जाता है। और इनके इस चक्कर में उथल पुथल में मेरे और आपके जैसे सामान्य निवेशक भी, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। हम भी कि ये तो इन्फोसिस का और बढ़ेगा, खरीदो खरीदो, और अचानक से नीचे गिर गया धड़ाम से। तो इस प्रकार का ये हॉट मनी है। सेकंड, कैपिटल गेन्स टैक्स को इवेट किया जा रहा है, कैसे हमने देखा। थर्ड कि ये एनोनिमस है, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे हम समझे, एचएसबीसी इस प्रकार से अगर पार्टिसिपेटरी नोट्स इश्यू करता है तो उसने भी कुछ रिकॉर्ड सेबी को भेजना पड़ेगा, लेकिन ये क्वार्टरली रिपोर्ट भेजा जाएगा, मतलब हर 3-3 महीने में। तो मान लो आज की तारीख में तो वो रिकॉर्ड में भेजे कि हाँ टॉम क्रूज के नाम पे हमने ये खरीदा था, लेकिन 3 महीने के अंदर तो टॉम क्रूज से वो पार्टिसिपेटरी नोट आर्नोल्ड, लियोनार्डो कहीं पे भी बेच दिया हो, बराबर। तो इस कारण ये एनोनिमस है, पार्टिसिपेटरी नोट एनोनिमस बन गए हैं, ट्रेस करना मुश्किल है। भूतपूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम.के. नारायण का तो ये भी बोलना है कि इस पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए भारतीय शेयर बाजार में आतंकवादी भी निवेश करते हैं या कर सकते हैं। अब सवाल होता है आतंकवादियों को इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। उनका जो ये है हॉट मनी की गेम खेलनी है उन्हें, कि अचानक से ढेर सारा पैसा लगवा दो, शेयर मार्केट ऊपर आ जाए और अचानक से बाहर निकल जाओ, धड़ाम से नीचे गिर जाए, और इस प्रकार से सामान्य लोगों के भी पैसे डूल हो जाएं, और फाइनेंशियल टेररिज्म एक प्रकार का फैलाना है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ये पी नोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्हाइट पेपर बोलता है। मनी लॉन्ड्रिंग इसके जरिए कैसे होता है हम समझे। साधु यादव 2 नंबर का बहुत सारा पैसा बनाया है, वो पैसा वो देते हैं एक हवाला ऑपरेटर विनय पाठक को, और विनय पाठक ये सारा पैसा भिजवा देता है किसी टैक्स हेवन के इन्वेस्टमेंट बैंकर से टॉम क्रूज। टॉम क्रूज क्या करेंगे, अब यही सारा पैसा वापस भारत की किसी एफआईआई को बोलेंगे कि ये लो पैसा और मेरे नाम से हमारे लिए पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए इतने सारे शेयर आप खरीद के रखो। स्वाभाविक है ये शेयर बॉन्ड खरीदे,
कुछ आपको इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिलेगा, वो सारा पैसा जाएगा टॉम क्रूज को और फिर घूमते घूमते वापस आपको मिल गया साधु यादव को। या फिर ये सारे पार्टिसिपेटरी नोट किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए हायर प्रॉफिट पे, फिर ये लोग कमा गए। तो इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन भी चलता रहता है। अब इतना सारा अगर क्रिटिसिज्म है तो फिर सेबी को क्या करना चाहिए या फिर उन्होंने क्या किया है? हम जिसको FII बोलते हैं, सारे फसाद की जड़ कौन है? ये FII वाले। अगर ये लोग ही ये गेम बंद कर दे तो फिर कौन आगे आएगा? जिसको हम FII बोलते हैं, टेक्निकली दे आर कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर FPI। FPI का सेबी ने क्लासिफिकेशन किया और बोल दिया कि इसमें से ये कुछ रिस्की टाइप FPI वाले पार्टिसिपेटरी नोट्स इश्यू नहीं कर पाएंगे। जो क्लासिफिकेशन बनाया गया कैटेगरी 1, तो ऐसे की जो विदेशी संस्थान या फिर ऐसे सरकारी संस्थान जो भारत के अंदर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना LIC है, EPFO है, UTI है, उस प्रकार अमेरिका और सभी देशों में कोई ना कोई तो होगा, बराबर। लेकिन वो सारे लोग जब भी पार्टिसिपेटरी नोट इश्यू भी करेंगे तो वो 2 नंबर या कोई जोल जाल पार्टी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी की बनाए रखेगी। तो ऐसे कैटेगरी 1 वाले FPI को बोला है कि आपको P नोट्स इश्यू करना है तो आप जाके करो, नो प्रॉब्लम। कैटेगरी 2 के ऐसे फॉरेन म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी फंड की जो भारत के अंदर आ रहे हैं और वो किसी अन्य व्यक्ति को P नोट्स इश्यू करना चाहे तो हाँ, उनको भी परमिट किया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिस्की टाइप के हैं, उनको मना कर दिया है। कैटेगरी 3 के अंदर ऐसे लोग जो 1 और 2 के अंदर फिट नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हेज फंड वाले जो हम बात कर रहे थे, ये सारे कैटेगरी 3 में हैं। सेबी का ये बोलना है कि कैटेगरी 3 वाले पार्टिसिपेटरी नोट्स इश्यू नहीं करेंगे और कैटेगरी 2 में भी सर्टेन हाई रिस्क की उनको मना कर दिया है। तो सेबी ने ये अपना पूरा सिस्टम बना के रखा है। आगे भी जो क्रिटिसिज्म या पूरी मैटर डिबेट चलती है कि CJT इवेंट होता है तो उस पर कुछ और रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट को संपूर्ण रूप से आप प्रोहिबिट ही कर दो। प्रोहिबिट करोगे तो भी थोड़ी समस्या है कि जो 13% आ रहा है पैसा उतना कम आएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट और अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है उसके लिए भी वो हानिकारक है अगर आपने संपूर्ण रूप से बंद कर दिया। बॉन्ड टाइप्स देखा, इक्विटी टाइप्स देखा, ADR GDR समझे, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, नोट्स, ये सब देखा। अब एक